हेलो दोस्तों, कहानी कही अनकही में आपका स्वागत है। डॉक्टर के यहाँ से लौटकर संगीता ने जैसे ही घर के मुख्य द्वार पर ताला लटका देखा तो उसका माथा ठनका। आखिर यशी बिना बताए चली कहाँ गई? सुबह तो कुछ जिक्र भी नहीं किया था। उसने पड़ोस के मिस्टर श्रीवास्तव के यहाँ कॉल बेल बजाई, क्योंकि यशी या संगीता को कहीं जाना होता तो वह चाबी यहीं दे जाती थी। मिसेस श्रीवास्तव ने दरवाज़ा खोला। ओह संगीता, तुम मुन्ने को टीका लगवा आई? जी हाँ। क्या यशी चाबी दे गई है? अरे हाँ, वह चाबी दे गई है। कह रही थी किसी सहेली के यहाँ जा रही है ज़रूरी काम से। संगीता ने चाबी लेकर जल्दी ही ताला खोला। ड्राइंग रूम में सेंट्रल टेबल पर पड़ा लिफाफा देखकर उसका दिल धड़क गया। कांपते हाथों से किसी अनहोनी की आशंका से लिफाफा खोला। माँ, कल मदर्स डे है। आपको मैंने अभी तक किसी मदर्स डे पर उपहार नहीं दिया है, लेकिन इस बार ज़रूर दूंगी। मैं मेडिकल की कोचिंग करने कोटा जा रही हूँ। आप हैरान होंगी मेरे इस फैसले पर, लेकिन मैंने आपको बिना बताए चुपचाप वहाँ की प्रवेश संबंधी सभी औपचारिकताएं अपनी एक सहेली के पापा के माध्यम से पूरी कर ली हैं। अब मैं आपको अपना मुंह यशी बनकर नहीं, डॉक्टर यशी बनकर दिखाऊंगी, क्योंकि आपकी हार्दिक इच्छा है कि आपकी बेटी डॉक्टर बने। यशी। खत पढ़कर संगीता यशी के इस फैसले पर अचंभित हो उठी। क्या यह वही यशी है जो डॉक्टर बनने की बात सुनते ही बुरी तरह भड़क उठी थी? आप चाहती हैं कि मैं डॉक्टर बनूं? कभी नहीं बेटी, मैं भी कभी डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन आर्थिक अभावों की वजह से ना बन सकी। तो आप अपनी अधूरी इच्छा मेरे माध्यम से पूरी करना चाहती हैं? मुझे जो बनना है, जो करना है, मैं अपनी मर्ज़ी से ही करूँगी। प्लीज़ आप मेरे पर्सनल मैटर में इंटरफेयर ना करें तो अच्छा होगा। उसी रात संजीव भी बुरी तरह भड़के थे। संगीता, तुम्हें कोई हक नहीं है यशी पर अपनी इच्छाएं थोपने का। अपने बेहतर और उज्जवल भविष्य के फैसले लेने में वह सक्षम है, और समझदार भी। समझदार कहाँ थी यशी? वह तो बेहद ज़िद्दी और बदमिजाज थी। तभी तो सुहाग रात को उसने बखेड़ा खड़ा कर दिया था। पापा, मैं भी इसी कमरे में सोऊंगी। बेटे, आज तुम मेरे पास सो जाओ, मैं तुम्हें बहुत अच्छी कहानी सुनाऊंगी। संजीव की बुआ ने कहा तो वह चीख पड़ी, पापा के कमरे में ही सोऊंगी। कहते हुए फूलों से सजे बेड पर छलांग लगा दी। 10 साल की थी, कोई इतनी भी छोटी नहीं कि कुछ समझे ही नहीं। मुझसे सिर्फ 10 साल छोटी। जब वह 5 साल की थी तभी उसकी माँ चल बसी थी। संजीव ने बेटी का मुख देखते हुए दूसरी शादी नहीं की, लेकिन जब उनकी माँ की मृत्यु हुई तो बिना औरत के घर चलाना मुश्किल हो गया। तब मजबूरन संजीव को शादी करनी पड़ी। जिस फैक्ट्री में पिताजी एक मामूली कर्मचारी थे, संजीव उसके मैनेजर थे। पिताजी से शायद यह सोचकर मेरा हाथ मांगा था कि निर्धन परिवार की लड़की निभाह कर लेगी। अच्छे पद और प्रतिष्ठा को देखते हुए अपनी बेटी से 13 वर्ष बड़े विधुर संजीव को अपना दामाद बनाने में पिताजी को कोई बुराई नजर नहीं आई। शायद उनकी भी मजबूरी थी। 5 बच्चों के लंबे चौड़े परिवार में गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता था, और इन हालात में इतना अच्छा वर और घर शायद ही बिना दान दहेज के मिलता। मैंने भी अपने परिवार की माली हालत देखते हुए और संजीव की बिखरी गृहस्थी व उनकी प्यारी सी बिटिया यशी को देखकर शादी के लिए दिल से हाँ कर दी। मन में कोई मलाल नहीं था कि एक बच्चे के विधुर बाप से ब्याही गई हूँ। लेकिन उस समय कष्ट हुआ जब शादी के दूसरे ही दिन सुबह यशी ने कहा, पापा ये बहुत गंदी हैं। कहती हैं अब ये सिर्फ तुम्हारे ही पापा नहीं हैं। शर्म नहीं आती तुम्हें बच्ची से ऐसा कहते हुए? संजीव कठोरता से बोले और बिना नाश्ता किए चले गए। महज 10 साल की बच्ची भला इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती है? मैंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटा, आपने पापा से झूठ क्यों बोला? रहने दो संगीता जी, आप बच्ची को झूठा ठहराती हो। बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। यशी की मामी ने मुस्कुराते हुए कहा। तो मैं पूरी कहानी समझ गई। भाभी, अब यशी मेरी बेटी है। अच्छा होगा अब आप उसकी परवाह ना करें। बहुत अच्छा कहा संगीता जी आपने। आप तो कल ही आई हैं और राज करने लगी। लेकिन आप यह कभी मत भूलना, संजीव बाबू हमारी प्यारी ननद श्वेता को कभी नहीं भूल सकते। उन्होंने ज़माने की परवाह किए बगैर उनसे प्रेम विवाह किया था। वो तो घर चलाने के लिए उन्हें मजबूरी में दूसरी शादी करनी पड़ी, वरना कोई इरादा न था उनका दूसरी शादी करने का। और हाँ, यशी में तो प्राण बसते हैं उनके, इसलिए कभी भूले से भी उसे कुछ मत कहना। उन्होंने कहा तो मैं अपमानित हो गई। मैं अच्छी तरह जान चुकी थी कि जब तक यशी के ननिहाल पक्ष का यहाँ कोई भी रहेगा तब तक उसे अपना बनाना मुश्किल है, इसलिए उनके जाने का इंतज़ार करती रही। लेकिन उन लोगों ने बारी बारी से आकर यशी के दिलो दिमाग में मेरे प्रति सौतेली माँ का जहर भर दिया। पापा ये कहती हैं तुम्हारी मम्मी से मैं अच्छी और सुंदर हूँ। यशी, ये क्या बेहुदा बकवास कर रही हो? पहली बार मैंने उसे ज़ोर से डांटा था, वह भी संजीव के सामने। संगीता, चिल्लाते हुए हाथ तान दिया था उन्होंने।
मेरे सामने ही मेरी बच्ची को इतनी बुरी तरह डांट रही हो तो मेरे पीठ पीछे क्या सलूक करती होगी। कहते हुए सुबकती यशी को सीने से लगा लिया। उस दिन से दूर होते गए संजीव और पास आ गया अकेलापन और उदासियाँ। जब मन किया रात के अंधेरे में अपने तन को तृप्त किया और मेरे मन को अतृप्त। धीरे धीरे समय बीतने लगा। यशी के ननिहाल वालों ने अपना काम पूरा कर दिया, माँ बेटी के रिश्ते में जहर घोलकर। संजीव सिर्फ यशी के पापा थे। मैं उसे दुनियादारी और ज़माने की ऊंच नीच सिखाती तो उससे पहले संजीव छिड़क देते। फालतू की टोका टाकी मत किया करो उसके साथ, समझ है उसे दुनियादारी की। संजीव, कमाल करते हैं आप भी। मात्र 15-16 साल की बच्ची को ऊंच नीच और दुनियादारी की समझ कैसे आएगी अपने आप। इस उम्र में तो माँ ही उसकी सच्ची दोस्त होती है। दोस्ती और आपसे? यशी ने कहा तो बाप बेटी ठहाका लगाकर हंस पड़े और मेरा मन रो पड़ा। ज्यों ज्यों यशी बड़ी हो रही थी त्यों त्यों उसके हाव भाव भी बदल रहे थे। उम्र बढ़ने के साथ साथ आज़ादी भी बढ़ने लगी। देर रात पार्टी, सिनेमा, कैफ़े, रेस्टोरेंट, यही उसका जीवन था। शादी के 8 साल बाद मुझे अपने अंदर कुछ हलचल सी महसूस हुई। जांच कराई तो पता चला मैं माँ बनने वाली हूँ। सोचा संजीव सुनेंगे तो खुश होकर अपना लेंगे। पत्नी को वह प्यार और मान सम्मान देंगे जिससे वह 8 वर्षों से वंचित है। संजीव, एक खुशखबरी है, सुनोगे तो खुशी से उछल पड़ोगे। क्या यशी ने कोई प्राइज़ जीता है? समझ लो वह प्राइज़ जीतने वाली है, लेकिन 9-10 महीने बाद। ऐसा कौन सा प्राइज़ जीतने वाली है वह? उसे भाई या बहन मिलने वाला है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है संगीता? 17-18 साल की बेटी के सामने तुम बच्चा पैदा करोगी? क्या सोचेगी वह? मुझे तो यह सोचकर ही शर्म आ रही है। इसमें शर्म कैसी? आखिर पति पत्नी हैं, बच्चे तो होंगे ही। नहीं, मुझे नहीं चाहिए बच्चा। जल्द से जल्द अबॉर्शन करा लो, कहकर करवट बदलकर सो गए। दूसरे दिन ऑफिस से लौटकर संजीव बोले, ऑफिस के एक ज़रूरी काम से 1 साल के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ रहा है। अगले हफ्ते की फ़्लाइट है। जाने से पहले पहली बार रात को संजीव ने बहुत ही नम्र और भावुक लहजे में कहा, प्लीज़ संगीता, यशी का ख्याल रखना, उसे कोई दुख ना पहुँचे। अगर उसे कुछ हो गया तो कसम से मर जाऊंगा मैं। संजीव, ऐसा मत बोलो। कांपते हाथों से मैंने उनके मुख पर हाथ रखकर कहा, यशी सिर्फ तुम्हारी ही नहीं मेरी भी बेटी है। उसकी खुशी की खातिर मेरी हज़ारों लाखों खुशियाँ कुर्बान। मैं बेहद भावुक हो उठी। प्लीज़ जल्दी से जल्दी अबॉर्शन करा लेना। मैं चुप रही, आखिर बोलती भी क्या। संजीव चले गए। हम माँ बेटी अकेले रह गए। यशी के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। अबॉर्शन की सोचती लेकिन मन कराह उठता। इसी कश्मकश में 2 महीने गुजर गए। उन दिनों यशी की तबीयत भी ढीली रहती थी। उसे उल्टियाँ करते देखकर मन आशंकित हो उठा। यशी, डॉक्टर के पास चलो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लगती मुझे। मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 3-4 दिनों बाद कपड़े धोने वाली बाई ने एक कागज़ पकड़ाते हुए कहा, बहू जी, यशी बिटिया की जीन्स से निकला है। जैसे ही मैंने कागज़ पढ़ा तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। वह यशी की प्रेगनेंसी की पॉजिटिव रिपोर्ट थी। शाम को यशी के घर में घुसते ही मैंने पहली बार उसको एक ज़ोरदार तमाचे से स्वागत किया। पापा ने तुझे आज़ादी इसलिए दी है कि तू यह सब दिखाए? कहते हुए रिपोर्ट उसके सामने फेंक दी। यू शट अप! आपने मेरे चांटा मारा। पापा के ऑस्ट्रेलिया जाते ही रंग दिखाने शुरू कर दिया आपने। नानी के यहाँ सब सच कहते हैं। सौतेली माँ आखिर सौतेली ही होती है, कहकर रोती हुई अपने कमरे में चली गई। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। युवा बेटी पर मुझे इस तरह हाथ नहीं उठाना चाहिए था। कमरे में जाकर प्यार से बोली, बेटा, आई एम सॉरी। मैं अपने गुस्से पर काबू न रख सकी, लेकिन तुमने जो किया वह ठीक नहीं किया। क्या ठीक नहीं किया? प्यार किया है, कोई गुनाह नहीं किया। पापा मम्मी ने भी तो प्यार किया था। मैंने भी प्यार किया है सौम्य से। शादी भी उसी से ही करूँगी। अगले महीने वह अमेरिका से वापस आ रहा है। आते ही शादी कर लेंगे हम दोनों। मेरी प्रेगनेंसी के बारे में वह जानता है। सौम्य ने अपने घर वालों से बात कर ली है? वह मेरी बात का जवाब देती कि उससे पहले उसका मोबाइल खनखना उठा। शायद एसएमएस था। पढ़कर गुस्से से पटक दिया मोबाइल और चीख पड़ी, यू चीटर, छोड़ूंगी नहीं तुझे। मैंने मोबाइल उठाया। यशी, आई एम सॉरी, मैं अगले 5 साल तक इंडिया नहीं आ सकता। प्लीज़ भूल जाओ मुझे। सौम्य। सांत्वना देकर सीने से लगाया तो सपाट स्वर में बोली, प्लीज़ अबॉर्शन करा दीजिए मेरा। 3 महीने से ऊपर हो गए हैं। इतनी कम उम्र में अबॉर्शन कराने से जान को खतरा है। डॉक्टर की बात सुनकर अंदर से कांप उठी मैं। थोड़ा बहुत चांस है डॉक्टर, प्लीज़ इस बच्चे को जन्म लेने दो। यशी ने सुना तो डॉक्टर पर चिल्ला पड़ी, जान जाती है तो जाने दीजिए डॉक्टर, प्लीज़ आप अबॉर्शन कीजिए। हरगिज़ नहीं, हम डॉक्टर जीवन देते हैं, लेते नहीं। बहुत डॉक्टर को दिखाया लेकिन सभी ने अबॉर्शन को मना कर दिया। कुछ लालची डॉक्टर तैयार तो हो गए, लेकिन इस शर्त पर कि अगर जान चली गई तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। घर लौटी तो दिमाग बुरी तरह परेशान था। मेरे भी 3 महीने पूरे होने वाले थे। अगर यशी का अबॉर्शन न कराया तो संजीव की बदनामी और यशी का क्या होगा।
और अबॉर्शन कराने से उसकी जान जा सकती थी। दोनों ही स्थितियों में संजीव को दुख पहुंचना था। पूरी रात सोच विचार कर मैंने एक फ़ैसला लिया। यशी, एक काम करते हैं, हम 8-9 महीने के लिए नैनीताल चलते हैं। वहाँ मेरी एक बुआ रहती हैं, बिल्कुल अकेली। हमें वहाँ कोई नहीं जानता। संजीव और पड़ोसियों से कह देंगे कि उनके ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद दिल्ली में मन नहीं लग रहा था, इसलिए कुछ महीनों के लिए नैनीताल जा रहे हैं। थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा। तुमने 12वीं कर ली है, पापा से कह देना तुम मेडिकल की तैयारी कर रही हो। वहाँ तुम निर्धारित समय पर बच्चे को जन्म दे देना। चूँकि यहाँ पर सभी जानते हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, बच्चा लेकर आएंगे तो किसी को तुम पर शक भी नहीं होगा। क्या, आप प्रेग्नेंट हैं? यशी ऐसे उछली जैसे बिजली का नंगा तार छू लिया हो। हाँ, कहते हुए मैंने शर्म से पलकें झुका ली। लेकिन आपने कभी बताया नहीं। यह सोचकर नहीं बताया क्योंकि मुझे तो अबॉर्शन कराना ही है, क्योंकि तुम्हारे पापा नहीं चाहते कि मैं इस बच्चे को जन्म दूँ। लेकिन क्यों? उनका कहना है कि इतनी बड़ी बच्ची के सामने बच्चे को जन्म देना मुझे शोभा नहीं देगा, और वह तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, नहीं चाहते किसी दूसरे के आने से तुम्हारा प्यार बटे। तो आप मेरे बच्चे की खातिर अपना बच्चा गिरा देंगी? हाँ बेटा, अपने बच्चे से ज़्यादा मुझे अपने इस बच्चे की फ़िक्र है, कहते हुए उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। पहली बार मुझे माँ कहते हुए वह मेरे सीने से लगकर फपक कर रो पड़ी। सॉरी मम्मा, मैंने आपको हमेशा गलत समझा। आप अपना अबॉर्शन नहीं कराएंगी, मुझे मेरा भाई या बहन चाहिए। मिलेगा तुझे भाई या बहन, लेकिन जन्म तू देगी और पालूंगी मैं। नहीं, मेरा अबॉर्शन करा दीजिए। जाती है जान तो जाने दीजिए। वैसे भी मैंने बहुत गुनाह किए हैं आपको दुख पहुंचाकर। उसने अपना अबॉर्शन कराने की जिद पकड़ ली। तब मैंने एक भावनात्मक शस्त्र फेंकते हुए कहा, तुझे जन्म देने वाली तेरी माँ की कसम, अगर तूने अबॉर्शन की बात भी सोची। वह रो पड़ी। अगले ही दिन हम दोनों नैनीताल चले गए। वहाँ जाते ही मैंने अपना अबॉर्शन करा लिया। रो पड़ी मैं अपने इस त्याग पर, लेकिन जल्दी ही आंसू पोंछ लिए, यह सोचकर कि मेरा बच्चा तो पल ही रहा है यशी की कोख में। मैंने गर्भकाल में यशी की खूब सेवा की। संजीव से कह दिया कि मैं बच्चे को जन्म दूंगी। निर्धारित समय पर यशी ने फूल से कोमल बेटे को जन्म दिया तो वह अपनी ममता रोक न सकी। जी भरकर बच्चे को प्यार किया और फिर बच्चा मेरी गोद में देते हुए बोली, मम्मा, आपके त्याग को अपनी ममता से छोटा नहीं कर सकती। बच्चा सिर्फ दूध पीने उसके पास और बाकी समय मेरे पास ही रहता। संजीव को भी बेटा होने की खबर कर दी, लेकिन उन्होंने कोई खुशी जाहिर नहीं की। लगभग 2 महीने बाद हम लोग दिल्ली लौट आए। सभी ने पार्टी मांगी तो कह दिया बच्चे के पापा के आने के बाद देंगे। यशी बहुत गंभीर हो गई थी, सारा दिन कमरे में बंद रहती। मैं बहुत समझाती, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता था। कॉल बेल की आवाज़ सुनकर तंद्रा भंग हुई तो देखा रात के 12:10 हो रहे हैं। बाप रे बाप, शाम से सोचते सोचते रात के 12 बज गए, न खाना न पीना। मुन्ना भी बेखबर सो रहा था, शायद टीके का असर था। कॉल बेल दोबारा बजी तो सेहर उठी, इतनी रात गए कौन आया है। डरते डरते आई होल से देखा तो दोनों हाथों में बैग और अटैची लिए संजीव खड़े हैं। लेकिन उनके आने का प्रोग्राम तो 1 महीने बाद था, अचानक इस तरह कैसे। उनके क्रोध का कोपभाजन बनने के लिए तैयार हो गई और कपकपाते हाथों से दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही अटैची और बैग एक तरफ रखते हुए मुझे बाहों में भर लिया और बेडरूम में ले गए। खाने पीने को मना करते हुए बोले, आज की रात कुछ नहीं, सिर्फ तुमसे प्यार और ढेर सारी बातें। मैं खुशी से पागल हो उठी। शादी के 8 सालों बाद संजीव ने मुझे पहली बार इतना प्यार और मान सम्मान दिया कि मैं गदगद हो उठी। संजीव के इस आश्चर्यजनक बदलाव के बारे में सोच ही रही थी कि फ़ोन की घंटी बज उठी। एक बार फिर मैं घबरा उठी, इतनी रात गए आखिर किसका फ़ोन है। कांपते हाथों से फ़ोन उठाया। हेलो मम्मा, मदर्स डे का उपहार पसंद आया? सोते हुए संजीव पर नज़र गई तो पूरा माजरा समझ आ गया। तेरा उपहार बहुत बहुत पसंद आया। सच बेटा, इतना हसीन, खूबसूरत और कीमती उपहार शायद ही किसी बेटी ने अपनी माँ को मदर्स डे पर दिया हो। मेरा भाई कैसा है मम्मा? बहुत अच्छा। कह रहा है मिली दीदी कल कब आएगी। सुनकर बेखास्ता हंस पड़ी यशी। सुबह संजीव की अटैची से कपड़े निकाल रही थी कि उसमें एक खत निकला। मेरे प्यारे पापा, आपने मेरी हर छोटी सच्ची बात का आंख बंद करके विश्वास किया। मम्मा के बारे में मैंने जो कुछ कहा था पापा, वह सब झूठ था। यह सब मैंने नानी के घर के लोगों के कहने पर किया था। लेकिन पापा, आज दिल से कह रही हूँ, मुझे जन्म देने वाली माँ ने भी मुझे इतना प्यार नहीं दिया होगा, और जिंदा भी होती तो शायद इतना ना देती जितना मेरी इस माँ ने दिया है। जाने अनजाने उन्हें दुख पहुँचाकर बहुत पाप किए हैं मैंने, उनका प्रायश्चित करना चाहती हूँ पापा। साथ ही यह भी चाहती हूँ कि हर जन्म में वह मेरी माँ बने। मेरी वजह से आपने उन्हें हमेशा अपमानित और उपेक्षित किया है। मैं चाहती हूँ आप उन्हें वह प्रेम और मान सम्मान दें जिसकी एक पत्नी हकदार होती है। आपकी बेटी यशी। आंखें भर आई मेरी, तभी संजीव उठ गए। प्लीज़ संगीता, मुझे माफ़ कर देना।
मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं, लेकिन अब वादा करता हूँ कि दुखों के साए तक को ना फटकने दूंगा तुम्हारे पास। और मैं अपनी प्यारी बेटी के इस प्यारे से उपहार को हमेशा अपने हृदय से लगाए रखूंगी। सच? कहते हुए संजीव ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया।